वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में हमने किडनी का पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर देख लिया था और उसमें हमने ये भी देखा था कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, यूरिन कैसे बन रही है, पीसीटी क्या होता है, डीसीटी क्या होता है, ये सारी चीजें। हाँ, एक और चीज, मैंने पीसीटी और डीसीटी का फुल फॉर्म बोल दिया था, लिखवाया नहीं था, लिखवा दे रहा हूँ। पीसीटी का मतलब होता है, यहीं पे लिखवा दे रहा हूँ, ये पिछले वाले लेक्चर का है। पीसीटी का मतलब होता है, पीसीटी बोल दिया था, लिखवाया नहीं था। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। एंड डीसीटी का मतलब, यहाँ पे अगर डीसीटी आ जाए, डीसीटी तो यहाँ पे डिस्टल हो जाएगा। डीसीटी यानी कि डिस्टल, डी से क्या आ जाएगा, डिस्टल। डिस्टल यानी कि दूर। और कॉन्व्यूलेटेड यानी कि टेढ़ी मेढ़ी, कॉन्व्यूलेटेड यानी कि टेढ़ी मेढ़ी। तो हमने पूरा किडनी का स्ट्रक्चर देख लिया था। आज हम उस सभी चीजों को नोट्स के रूप में लिख ले रहे हैं ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। कोई आपसे पूछे तो आप लिख सकें उसको। हालांकि मैंने इतना अच्छे से समझा दिया है कि अगर आप समझ गए हैं तो खुद से अपनी भाषा में भी लिख सकें, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चों को लिखने में थोड़ी सी परेशानी आ रही हो, तो इसीलिए मैं उसको नोट्स के रूप में लिखवा दे रहा हूं ताकि आप कभी भी रिवाइज करें तो आपको रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, बाकी मैंने सारी चीजें पढ़ा दी हैं, उसको सिर्फ नोट्स के रूप में। अच्छा, एक और चीज आज देख लेंगे। आज हम डायलिसिस को, अगर नोट्स के बाद हमारे पास समय रहा तो हम डायलिसिस क्या होता है उसके बारे में ओवरव्यू देख लेंगे। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में डायलिसिस के लिए एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, उसको समझ लेंगे ताकि आपके दिमाग में रहे कि डायलिसिस कुछ होता है। देखिए, डायलिसिस कब किया जाता है? डायलिसिस तब किया जाता है जब हमारी किडनीज ठीक से वर्क नहीं कर रही हो, किसी भी कारण से। कारण कोई भी हो, अगर हमारी किडनीज ठीक से वर्क नहीं कर रही है, यानी कि हमारे ब्लड में यूरिया ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड में किडनीज ठीक से वर्क नहीं कर रही है तो ब्लड में यूरिया इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि उनका फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो यूरिन से बाहर नहीं जाएंगे, इसीलिए उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना यानी कि हमारे बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस का बढ़ना, और जो कि हमारे लिए डेथ, मतलब मर भी सकते हैं। किडनी अगर फेल हो जाए तो क्या आदमी मर जाएगा अगर उसको डायलिसिस पे नहीं रखा जाए, या कोई किडनी ऑर्गन डोनर किडनी नहीं दे तो क्या हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो आज हम नोट्स देखेंगे, नोट्स को लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से नोट्स को लिखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि डायलिसिस क्या होता है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि इस लेक्चर में आखिर हमको पढ़ना क्या है। अब आप आराम से लेक्चर को देखिए। मैं बार बार हर वीडियो लेक्चर को के शुरू में बता देता हूं कि आज हम वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। मिटा दो इसको। एज यूजुअल हम अपना यहाँ पे क लिख दे रहे हैं, प्रथमाक्षर क। लिखने को तो ख भी लिख सकते हैं, ख। चलिए, आज हम देखेंगे किडनीज के बारे में नोट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया था, अब यहाँ पे लिख लीजिए नोट्स, उसका क्या है नोट्स। ह्यूमंस या वर्टिब्रेट्स, मैमल्स लिख लीजिए, मैमल्स, मैमल्स हैव टू किडनीज, किडनीज। देखिए, मैमल से क्या अर्थ है? मैमल्स यानी कि वे सभी जीव जंतु, वे सभी जंतु जिनके पास मेमोरी ग्लैंड, जिनके पास कौन सी ग्लैंड होती है? मेमोरी, मेमोरी नहीं, मेमोरी। मेमोरी यानी कि स्तन की ग्रंथियां, स्तन की ग्रंथियां जिनसे दूध पिलाया जा सके। तो हम ह्यूमंस भी मैमल्स में ही आते हैं, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया है कि ह्यूमंस के बारे में हम स्पेशली पढ़ रहे हैं, और मैमल्स तो उस पूरे ग्रुप को बोलते हैं। यानी कि हम मैमल्स में कितनी किडनीज पाई जाती है? दो। और किडनीज का क्या काम है? किडनीज का काम है कि यूरिया को फिल्टर करना, यूरिया को ब्लड से बाहर निकाल देना और यूरिन के थ्रू बाहर भेज देना। फिल्टर ब्लड, फिल्टर ब्लड, ब्लड को फिल्टर करती है, रिमूव यूरिया एंड अदर नाइट्रोजिनस
नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू यूरिन। देखिए क्या करता है, सबसे पहले तो ये ब्लड को फिल्टर करता है, और फिल्टर कर क्या करता है, रिमूव यूरिया को रिमूव करता है, एंड अदर नाइट्रोजिनस वेस्ट। देखिए यूरिया भी एक प्रकार का नाइट्रोजिनस कहने का मतलब है कि वैसे वेस्ट मटेरियल जिसमें नाइट्रोजन है, तो ये जो किडनीज हैं उनको फिल्टर करती है, ब्लड में से उनको बाहर निकालती हैं, और किसके थ्रू बॉडी से बाहर ले जाती हैं, वो यूरिन के थ्रू। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू, जो कि हमने कल देख लिया था। तो इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखेंगे किसके स्ट्रक्चर का नोट्स देखेंगे, किडनीज क्या होती हैं, सभी चीजों को लिख ले रहे हैं, प्रॉपर तरीका से नोट्स बना ले रहे हैं, ताकि आपका नोट्स भी कंप्लीट रहे। ह्यूमंस या मैमल्स हैव टू किडनीज क्या करते हैं, फिल्टर ब्लड, रिमूव यूरिया एंड अदर नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। लिख लिए? मिटा दूं? लिख लिए? चलिए मिटाते हैं, इसके आगे वाला नोट्स लिखते हैं। किडनीज कैसे दिखती, कैसे किडनीज? बीन शेप्ड। अगर ये किडनीज हैं तो इनकी जो चौड़ाई होती है 5 से 7 सेंटीमीटर ह्यूमंस में, 12 से 15 सेंटीमीटर लंबाई में, ठीक है। और जो इनकी थिकनेस होती है, थिकनेस तो इसमें कैसे ही दिखाएंगे, थिकनेस लिख लीजिए। थिकनेस होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। ये ह्यूमन किडनीज का डायमेंशन है। बीन शेप्ड होती हैं, लंबाई में 12 से 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई में 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक हो सकती हैं, और थिकनेस में 2 से 3 सेंटीमीटर तक ये थिक होती हैं, ठीक है। Each kidney have about 1 million functional unit नेम व्हाट, इसका नेम क्या है, नेफ्रॉन। यानी कि हर एक किडनी में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख तक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये एक एस्टिमेट है, 10 लाख से भी ज्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज क्या है, एवरेज 10 लाख है। तो इनमें फंक्शनल यूनिट पाए जाते हैं जो किडनीज में ब्लड से यूरिया को फिल्टर करने का काम करते हैं। कौन? नेफ्रॉन। उनका नाम क्या है? नेफ्रॉन का हमने स्ट्रक्चर देख लिया था। नेफ्रॉन क्या होता था? नेफ्रॉन में ऐसे एक बोमन्स कैप्सूल होता था, इसमें ऐसे कैपिलरीज आती थी, और इसके पास एक पीसीटी होता था, उसके बाद एक लूप ऑफ हेनले होता था, लूप ऑफ हेनले के बाद इसके पास डीसीटी होती थी। डीसीटी किससे जुड़ती थी? डीसीटी जुड़ती थी कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, बहुत सारी डीसीटी से आके जुड़ती थी, और जो कलेक्टिंग डक्ट है, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट के एक साथ मिलने को बोलते थे डक्ट ऑफ बेलिनी बोलते थे। और ये पिरामिड के टिप पर जाके खुलता था, वहां से होते हुए यूरेटर से होते हुए किसमें जाता था? यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए ये बाहर जाता था। तो नेफ्रॉन के बारे में कैसे लिखेंगे? ईच नेफ्रॉन हैज बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। ईच नेफ्रॉन हैज, क्या होता है नेफ्रॉन के पास, क्या होता है? बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट होती है, ठीक है। तो उसको लिख ले रहे हैं। ये किडनी है, ये आर्टरीज, ये वेन्स। आप चाहें तो अलग अलग कलर से बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर कलर हो तो बना सकते हैं आप आराम से।
ऑफलाइन में मैं तो एक साथ 4 या 5 पेन का यूज कराता हूं, ताकि अगर आर्टरीज हैं तो आर्टरीज को रेड कलर से, वेन्स हैं तो वेन्स को ब्लू कलर से बनाने हैं, ब्लू या ब्लैक कलर से बनवा देता हूं। तो ऑफलाइन में इतना ज्यादा खतरनाक मैं नोट्स बनवाता हूं ताकि बच्चों को उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। लिख लिए किडनीज क्या होती है, 12 से 15 सेंटीमीटर तक लंबी, ठीक है, थिकनेस में 2 से 3 सेंटीमीटर थिक होती है। और ये ह्यूमन किडनीज के बारे में बात कर रहा हूं, ह्यूमन किडनी, ठीक है, ह्यूमन किडनी। अब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को लिख ले रहे हैं, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को मिटा दूं। अब हम दो चीजों को लिखने वाले हैं नोट्स में, स्ट्रक्चर, टॉपिक डाल लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। हम एक साथ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे और यूरिन के फॉर्मेशन को भी देखेंगे। देखिए यूरिन के फॉर्मेशन में 3 चीजें होती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये तीनों चीजें होती हैं। एक बात मैं बोलूं, आप जब क्लास 11th में जाएंगे और ह्यूमन फिजियो पढ़ेंगे तो उसमें इतना अच्छे से डिटेल में एडीएच के बारे में बताया जाएगा, रास सिस्टम आपको बताया जाएगा। जैसे अगर हम कभी कभी किसी दिन उपवास करें, उपवास यानी कि भूखा रहें और प्यासे भी रहें, या ऐसे भी उपवास नहीं भी करें, ऐसे भी किसी भी कारण से अगर प्यासे हैं, तो आप देखेंगे कि जो हमारा यूरिन है वो गाढ़े पीले रंग का आने लगता है। यूरिन है जो तो गाढ़ा पीला हो जाता है, गाढ़ा पीला। ऐसा क्यों हो जाता है, ये सभी हम रास सिस्टम जब हम पढ़ेंगे क्लास 11th में तब हम जानेंगे। इतना अच्छे से आपको मजा आ जाएगा। यूरिन का फॉर्मेशन और भी ज्यादा डिटेल में, ग्लूकोज कैसे आ रहा है, पीसीटी में कैसे आ रहा है, और भी बहुत सारे बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें कैसे बैलेंस हो रही है। उसके बाद एडीएच के बारे में पढ़ेंगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि वो जितना भी एक्सेस वाटर बाहर जाने वाला है उसको रीअब्सॉर्ब करा लेता है। अगर आप कहीं रेगिस्तान में फंस गए उस समय आपका बॉडी क्या करेगा कि हम जितना कम से कम यूरिनेट करें तो हमारे बॉडी में वाटर कंजर्व रहेगा, क्योंकि हमको उस समय वाटर की आवश्यकता है। तो हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी रिलीज करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, बॉडी में वाटर को ज्यादा रीअब्सॉर्ब कराता है कि कम ही पानी को बाहर जाने दिया जाए, जिससे कि इंसान स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, कुछ दिन तक सर्वाइव कर पाए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ने लायक हैं। आप एकदम पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। आप क्लास 11th में आइए, पढ़ने में एकदम मजा आ जाएगा। तो पहला क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है एंड ये थर्ड पार्ट है। उसके बाद यूरिन बनता है। तो हम एक साथ दोनों चीजों को देखते चलेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा कि राइटिंग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है समझ में नहीं भी आए। मिटा दूं ना, चलिए ठीक, मिटा दूं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, द structural and functional unit of kidneys। नेफ्रॉन के पास कितने पार्ट्स होते हैं, नेफ्रॉन के पार्ट्स, बोमेंस कैप्सूल, उसके बाद
पीसीटी, पीसीटी का फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो नेफ्रॉन्स के पास होती हैं। हालांकि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो किसी एक नेफ्रॉन का नहीं होता है। देखिए ये अगर कलेक्टिंग डक्ट है तो इसमें ये भी डीसीटी आके जुड़ेगी, लास्ट वाली पार्ट। अगर ये कलेक्टिंग डक्ट है तो इधर से ये भी डीसीटी आके जुड़ेगी। बहुत सारी डीसीटीज एक साथ आके जुड़ रही होती है। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसका कुछ ही पार्ट एक नेफ्रॉन का होता है, बाकी जो अदर पार्ट होते हैं वो दूसरे नेफ्रॉन में मिले हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये लंबी होती है, क्या होती है, ये लंबी होती है, और लंबी होने के कारण इसमें बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट सॉरी डीसीटीज एक साथ आके जुड़ रही होती है। इसमें ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसमें बहुत सारी डीसीटीज एक साथ आके जुड़ रही होती है। तो कुछ ही पार्ट इसका एक नेफ्रॉन का हिस्सा होता है, लेकिन होता है। ठीक है, वोमेन्स कैप्सूल स्फेरिकल स्ट्रक्चर, यहां तक नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे लिखते हैं। वोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। वोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है हमने बताया था, देख लीजिए यहाँ पे एक और बार मैं बता दे रहा हूँ, बताते भी चल रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये है वोमेन्स कैप्सूल, ये क्या है वोमेन्स, हालांकि ये स्फेरिकल होता है, हम अभी काट कर इसको देख रहे हैं। और जब इसमें एफरेंट आर्ट्रियोल जाती थी, एफरेंट आर्ट्रियोल कहां से आती थी, रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी बहुत पतली पतली में बढ़ जाती थी और इसको क्या बोलते थे, एफरेंट आर्ट्रियोल। और एफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ पे आके क्या बनाती थी, ग्लोमेरुलस। क्या बनाती थी, ग्लोमेरुलस, यानी कि ये जो गुच्छा है, ये जो आर्ट्रियोल्स का गुच्छा है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और यहां से जब बाहर निकलती थी उसको बोलते थे इफरेंट। एफरेंट आती थी, इफरेंट बाहर जाती थी, और ये इफरेंट बाहर जाके क्या बनाती थी, पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है वो बाहर जाके क्या बनाती थी, पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद आए तो पिछला वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए, अगर नहीं देखिएगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा। जाके प्लीज जरूर देख लीजिए स्ट्रक्चर, अगर आपको आपने नहीं देखा है तो देखिए ये जो यहाँ से आर्टरी जाती थी और पतली पतली भागों में बढ़कर ये ग्लोमेरुलस बनाती थी, और ये क्या होता था, ये होता था वोमेन्स कैप्सूल। वोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो खाली जगह होता था वहां पे ग्लोमेरुलस बनता था। और इसमें हाई ब्लड प्रेशर के होने के कारण इसमें से प्लाज्मा लीक कर जाता था, इसमें से प्लाज्मा क्या कर जाता था, लीक कर जाता था। और उस प्लाज्मा के साथ बहुत सारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारी चीजें बाहर आ जाती थी। और किसमें चली जाती थी, पीसीटी में। किसमें चली जाती थी, पीसीटी में। पीसीटी बाद में किसमें जाता था, लूप ऑफ हेनले। तो इस प्रकार से ये है हमारा वोमेन्स कैप्सूल। मैं स्ट्रक्चर समझाते चल रहा हूं ताकि आपको हो सकता है दिमाग में नहीं हो, पिछला लेक्चर आपने ठीक से नहीं देखा हो। मिटा दूं, इतना मिटा दूं। अब हम देखेंगे वोमेन्स कैप्सूल। blood enters through किसके थ्रू इंटर करती है, एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल इन हाई प्रेशर, इन ब्लड इंटर्स इन, इसमें कहां इंटर्स करती है, कहां इंटर्स इन वोमेन्स कैप्सूल थ्रू एफरेंट आर्ट्रियोल इन हाई प्रेशर। ड्यू टू दिस plasma leaks in Bowman's capsule के बाद
बोमेन्स कैप्सूल में प्लाज्मा लीक हो जाता है। देखिए क्या हुआ है, ब्लड एंटर करी किसमें, क्या होता है, ये बोमेन्स कैप्सूल में एंटर करी, ठीक है, और इसमें इतना हाई प्रेशर से एंटर करी कि इसमें से कुछ प्लाज्मा लीक हो गया। इसमें से कुछ, देखिए होता क्या है कि बहुत पतली पतली सेल्स होती हैं और उन सेल्स के बीच में कुछ जगह होता है, उन सेल्स के बीच में कुछ खाली जगह होता है, कुछ पोर होते हैं, फेनिस्ट्रेशन होते हैं, यानी कि जगह होता है। इसी में से प्लाज्मा लीक करके कहाँ जाती है, बोमेन्स कैप्सूल में। इसी में से प्लाज्मा लीक करके कहाँ जाती है, बोमेन्स कैप्सूल में, क्योंकि हम जानते हैं जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत केस के समान पतली होती हैं, इतनी पतली होती हैं कि उसमें से प्लाज्मा बाहर आ सकता है, डायरेक्ट प्लाज्मा बाहर आ सकता है। तो इस तरह से होती हैं, तो इसके कारण प्लाज्मा लीक कर गया। अच्छा, प्लाज्मा में क्या कंटेंट, प्लाज्मा कंटेनिंग क्या क्या कंटेन करेगा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, अमोनिया, यूरिया, पोटेशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। इसमें तो ये तो वेस्ट मटेरियल है, इसको तो बाहर जाना है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि इसको, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मैं यहां पे बना भी देता हूं ताकि आप, तो ये देखिए ये क्या है, ये बोमेन्स कैप्सूल है, बीसी बोमेन्स कैप्सूल। इसमें प्लाज्मा लीक कर रही है प्लाज्मा, ठीक है, और यहां से कहां जाएगी, ये पीसीटी में चली जाएगी। कहां चली जाएगी, पीसीटी में। तो हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया और नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट देख लिया और उसमें क्या हो रहा है ये भी देख लिया। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अच्छा, ये जो गुच्छा है इसी को ग्लोमेरुलस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है, बोलते हैं ना, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमने देख लिया कि प्लाज्मा के साथ क्या क्या आ गया, ग्लूकोज, एमिनो एसिड। अच्छा, इसमें पानी भी तो होगा क्योंकि प्लाज्मा है तो ऑब्वियस सी बात है पानी होना ही चाहिए, पानी। अब देखिए इसके बाद होगा टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। यानी कि जो ये जो टिब्यूल्स हैं इसमें ग्लूकोज आ गया है, वो फिर से पेरिटिब्यूलर कैपिलरी में वापस जाएगा, ये इसमें वापस जाएगा, ग्लूकोज, ये सारी चीजें वापस जाएगी, एमिनो एसिड, ये सारी चीजें वापस चली जाएंगी, ये सारी चीजें वापस जाएगी। तो वो तो हम अभी लिख ले रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपने बना लिया होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मिटाऊं, चलिए अब हम देखते हैं ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। देखिए ये किन में होता है, ये पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले दोनों में होता है। पीसीटी अकर्स इन, ये किस में अकर होता है, ये जो ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन है अकर्स मतलब होना, अकर्स इन, तीनों में अकर होता है। किसमें सबसे पहले तो पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले इसमें होता है। डीसीटी में थोड़ा सा पानी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, थोड़ा सा पानी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, हालांकि वो कंडीशनल होता है, अगर वो कंडीशन होगा तब, लेकिन लिख लीजिए डीसीटी। इसमें से क्या रीअब्जॉर्ब होगा, देखिए पीसीटी, ये है पीसीटी, ये क्या है पीसीटी, मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है पीसीटी, ठीक है। इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है लेकिन थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। और ये है पेरिटिब्यूलर कैपिलरी, इसके बगल से जा रही है, ये है पेरिटिब्यूलर कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरी। ये जो इसमें से ग्लूकोज जो आ गया है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स आ गया है, ये सारा वापस चला जाएगा।
और ये क्या है पीसीटी, ये क्या है पीसीटी। तो इसमें क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, रीएब्जॉर्ब क्या क्या, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एक्सेट्रा रीएब्जॉर्ब्स। तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इन सभी को रीएब्जॉर्ब किया जा रहा है। अच्छा, लूप ऑफ हेनले में क्या क्या होगा, लूप ऑफ हेनले में दो चीजें होंगी, एक तो वाटर और दूसरा सम मिनरल्स नहीं, आयंस। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किया जाएगा आयन का, किस में, लूप ऑफ हेनले से, फ्रॉम लूप ऑफ हेनले से कहा किया जाएगा, लूप ऑफ हेनले से कहा, टू किस में, पेरीटिब्यूलर कैपिलरी, पेरीटिब्यूलर कैपिलरी दिख रहा होना चाहिए, ठीक है। देखिए यह है पीसीटी, इसमें से रीअब्जॉर्ब हो रहा है ग्लूकोज, एमिनो एसिड, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स बाहर आ गया है वो रीअब्जॉर्ब होगा किसमें, पेरीटिब्यूलर कैपिलरी में। उसी प्रकार से आयन और जो वाटर है वो भी रीअब्जॉर्ब होगा किसमें, लूप ऑफ हेनले से किसमें, पेरीटिब्यूलर कैपिलरी, यानी कि वापस ये ब्लड में जा रहा है, वापस किसमें जा रहा है, ब्लड में। और डीसीटी में भी H2O, पानी ही रीअब्जॉर्ब होगा, H2O रीअब्जॉर्ब, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन आपने समझ लिया होगा, एकदम डिटेल में, अच्छे से डिटेल में समझ लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं टिब्यूलर सिक्रेशन। पीसीटी यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, ये क्या है, पीसीटी में जो भी फिल्ट्रेट आ गया था, जो भी फिल्ट्रेट आया था उसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन ग्लूकोज, एमिनो एसिड, जितने भी न्यूट्रिएंट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, यहां पे लिख सकते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स, अदर न्यूट्रिएंट्स भी वापस चली जाएंगी पेरीटिब्यूलर कैपिलरी में, क्योंकि इनका बॉडी की आवश्यकता है। उसके बाद वाटर भी, तो बहुत सारा वाटर आ गया था, कुछ आयंस आ गए थे, जैसे सोडियम क्लोरीन, ये सारे आयंस है, ये रीअब्जॉर्ब होंगे। उसके बाद डीसीटी में H2O रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। अब हम ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की ओर आगे बढ़ते हैं। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, देखिए होता क्या है, ये जो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स, इफ देयर इज स्टिल सम हार्मफुल chemicals in पेरीटिब्यूलर कैपिलरी, it will be now secreted in पीसीटी या लूप ऑफ हेनले या डीसीटी। यानी कि देखिए यह है पेरीटिब्यूलर कैपिलरी, और यह है पीसीटी, ये क्या है पीसीटी, ये क्या है लूप ऑफ हेनले, और ये क्या है डीसीटी। अब हम जान चुके हैं कि जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है सब वापस जा चुके हैं, लेकिन मान लीजिए अभी भी कुछ ब्लड में अभी भी कुछ हार्मफुल केमिकल है, वो इसमें वापस भेज दिया जाएगा। वो इसमें अगर हार्मफुल केमिकल्स है तो भेज दिया जाएगा, है तो क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। और ये कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी कलेक्टिंग डक्ट में। यानी कि लास्ट तक अगर पेरीटिब्यूलर कैपिलरी में किसी भी प्रकार की कोई भी हार्मफुल केमिकल है तो उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, उसको कहाँ भेज जाएगा, किसमें पीसीटी, डीसीटी या लूप ऑफ हेनले में, पीसीटी या लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले या डीसीटी, इन सभी में भेज दिया जाएगा। और इसी को बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन इसी को बोलते हैं। एंड नाउ दिस फिल्ट्रेट गो इनटू, अभी भी इसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, ये डक्ट ऑफ
बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी के बाद इसको यूरिन बोलते हैं, यूरिन। और ये डक्ट ऑफ बेलिनी से कहां जाएगी? डक्ट ऑफ यूरिन यूरेटर, यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और बाहर, उसके बाद यूरिथ्रा से, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से होते हुए बाहर। यानी कि फिल्ट्रेट कहां तक बोला जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट तक इसको फिल्ट्रेट ही बोलते हैं। उसके बाद जैसे ही ये डक्ट ऑफ बेलिनी में जाएगी, डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी में जैसे जाएगी उसको क्या बोलेंगे? यूरिन, उसको क्या बोलेंगे? यूरिन। और उसके बाद यूरिन डक्ट ऑफ बेलिनी से यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से, यूरेथ्रा से होते हुए बाहर चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने सारे नोट्स को कंप्लीट कर लिया है। पीसीटी क्या होती है, नजदीक होती है, डीसीटी लूप ऑफ हेनले, ये सारी चीजें हमने देख लिया है। उसका स्ट्रक्चर भी हमने समझ लिया है क्या होती है। अच्छा ये क्या क्या बोलते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उस सब का नोट्स भी हमने लिख लिया है। तो क्या हम अब देख सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, लिख लिया होगा आपने, लिख लिए, मिटा दूं? कोई भी डाउट है तो कोई भी डाउट एकदम बिना झिझक के पूछिए, डाउट नहीं होना चाहिए कि मालूम चले डाउट लेके बैठे हुए हैं। अब देखिए, अब हम हीमोडायलिसिस के बारे में, हालांकि ये बहुत छोटा सा पार्ट है, देख ले रहे हैं हीमोडायलिसिस अपने क्लास 10th के लेवल पे। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस सही है क्या? एक बार मुझे स्पेलिंग देख लेने दीजिए, ताकि स्पेलिंग गलत तो नहीं है। कभी कभी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है। बाकी आप हीमोडायलिसिस को समझने का कोशिश कीजिए। हीमोडायलिसिस, डायालिसिस, डायालिसिस, ठीक है। देखिए क्या होता है हीमोडायलिसिस में। हीमोडायलिसिस में मेनली एक ऐसा, देखिए कोई ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, रियल स्ट्रक्चर नहीं है ऐसा कुछ भी। हीमोडायलिसिस कब होता है? ये डायलिसिंग मशीन है, ठीक है। देखिए ये है, मान लीजिए हाथ, ये क्या है? हाथ, ये क्या है? और यहाँ के बाद उंगलियां हैं, उंगलियां हैं इधर, उंगलियां, उंगलियां, ठीक है। तो उंगलियों को नहीं बनाते हैं। और ये है अपना आर्टरी, ये क्या है? आर्टरीज। आर्टरीज से हमारा ब्लड निकाला जाता है, आर्टरीज से ब्लड निकाला जाता है, आर्टरीज से ब्लड निकाला जाता है। अच्छा एक और बात, हीमोडायलिसिस कब किया जा रहा है? किडनी नॉट वर्किंग, किडनी नॉट वर्किंग, किडनीज नॉट वर्किंग, ठीक है, किडनी वर्क नहीं कर रही है तब। तो ये है आर्टरी, आर्टरी से ब्लड निकाल दिया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। और ब्लड में देखिए, अब क्योंकि आपने देखा होगा किसी जानवर को कटते हुए कि अगर काटते हैं उस जानवर को, उसका ब्लड क्या हो जाता है? जम जाता है। तो हम इसमें एंटी कोएगुलेंट डाल देते हैं। और ब्लड को एंटी कोएगुलेंट क्यों डालते हैं? कि मान लीजिए आपके शरीर से ब्लड निकाला जाओ, ब्लड जम जाए, तो क्या होगा? उस ब्लड का कोई मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता है, यानी कि ब्लड खराब हो गया। तो जैसे ही ब्लड निकालते हैं, इसमें एंटी कोएगुलेंट डाल देते हैं, और बहुत सारे केमिकल के डालने के बाद उसको इस ट्यूब के सहारे इस मशीन में ले आते हैं। ये मशीन ऐसी होती है कि ब्लड में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, ब्लड में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें से अमोनिया, यूरिया, ये सारी चीजें बाहर आ गई है, और यही तो हमको निकालना था, यूरिन में हमको यही तो निकालना था। यूरिया अगर हमारे शरीर से बाहर चला जाए तो क्या होगा? हमारे किडनी, हमारा ब्लड प्योर हो जाएगा। तो ब्लड में जितनी भी यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट बने हैं, उन सबको इसमें खींच लिया जाता है। अच्छा ये क्या है? ये है क्या? ये एक लिक्विड है, एक प्रकार का लिक्विड। क्या है ये? लिक्विड।
तो यहां से जब इस ट्यूब से होते हुए, इस सेलोफिन ट्यूब से होते हुए जब ब्लड पास करता है, तो ब्लड में से यूरिया और अमोनिया निकल जाते हैं। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी होती है कि अमोनिया और यूरिया को जाने देती है, बाकी किसी भी चीज को नहीं जाने देती है। तो अमोनिया और यूरिया इसमें से निकल गए, इससे क्या होगा, ब्लड प्योर हो गया। ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया। यानी कि अब उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। ब्लड इसमें से आर्टरीज से खींची गई, ठीक है, खींच ली गई और उसको इस ट्यूब से होते हुए इस मशीन में डाला गया, डायलाइजर में, ठीक है। तो इसमें जैसे ही डाला गया, अच्छा इसमें क्या मिलाया गया, एंटी कोएगुलेंट मिलाया गया, एंटी कोएगुलेंट, यानी कि इसमें ऐसा चीज मिला दिया गया ताकि ब्लड फ्रीज नहीं हो जाए, जम नहीं जाए, क्योंकि ब्लड फ्रीज हो जाएगा तो ब्लड खराब हो जाएगा। तो इसमें डाल दिया गया और जैसे ही इसमें ले जाएगा तो इसमें से यूरिया, सारा चीज, नाइट्रोजनस वेस्ट, एन टू वेस्ट बाहर आ गया। तो इससे क्या हुआ, ब्लड फिल्टर हो गया और फिल्टर होने के बाद इसको फिर से उसी इंसान के वेन में डाल दिया जाता है, वेन में। किसमें डाल दिया जाता है, वेन में। इसमें क्या, किसमें डाल दिया जाता है, वेन में, जिससे इसी प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस बोलते हैं। तो आप ये बताइए कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, कैसा आपने अपने नोट्स को पूरा किया या नहीं किया, आपको समझने में कहीं दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है, और सारी चीजें भी बताइए, जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और ये भी बताइए कि हीमोडायलिसिस समझ में आया या नहीं आया। हीमोडायलिसिस आज हमारा खत्म हो गया। अब थोड़ा सा बचता है ऑर्गन डोनेशन एंड प्लांट में कैसे एक्सक्रीशन किया जाता है। देखिए प्लांट में हम एक्सक्रीशन बता देते हैं, छोटा सा टॉपिक है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। देखिए प्लांट में बहुत सारी चीजें होती नहीं एक्सक्रीट करने को। प्लांट में जो भी एक्सक्रीशन होता है, जैसे मान लीजिए प्लांट्स को एक्सक्रीट करना है, प्लांट्स के शरीर में कुछ टॉक्सिक चीजें बन गई तो पत्ती में बनेगी, क्योंकि पत्ती मेन पार्ट होता है प्लांट का। तो अगर पत्ती में यानी लीव्स में बन रही है तो पत्ती डायरेक्ट गिर जाती है। मान लीजिए पत्ती में कुछ हार्मफुल केमिकल्स बन गए, जैसे क्लोरोप्लास्ट टूट गया, क्लोरोप्लास्ट टूटने के कारण पत्ती में बहुत सारी चीजें अलग अलग बन गई, या उसमें मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिज्म से ही हमारे बॉडी में क्या बनते हैं, वेस्ट मटेरियल बनते हैं या कुछ भी बनता है। तो अगर उसमें मेटाबॉलिज्म के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है तो वो पत्ती के थ्रू होते हुए गिर जाता है, पत्ती ही टूट के गिर जाती है, क्योंकि नई पत्ती आ जाएगी तो टूट के गिर जाती है। उसी के साथ साथ वो जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बाहर निकल जाता है। दूसरी बात, पत्ती के पास बहुत सारी क्या होती है, डेड सेल्स होती है, जैसे बार्क जो छाल होता है, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है। और बाद में जो छाल जब हट जाता है, पत्ती के पास, पेड़ के पास एक नया सा कवरिंग आता है। आपने कभी देखा है कि पेड़ की बहुत सारी छालें एकदम उधर जाती हैं, उधर जाना यानी कि एकदम निकल जाती हैं और उसको जलावन के काम में आता है। किसके काम में आता है, जलावन के। तो उस बार्क के साथ होते हुए वेस्ट मटेरियल बाहर, यानी कि पत्ती के टूट जाने से बाहर और बार्क के निकल जाने के बाहर, इसी तरह से पत्तियों में और पेड़ पौधों में इसी तरह से एक्सक्रीशन किया जाता है। उनके पास कुछ खास ऑर्गन, किडनी जैसा कुछ भी नहीं होता है, वो ऐसे ही पत्तियों के साथ उसको गिरा देती है। ऑर्गन डोनेशन है तो हम आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति किसी को ऑर्गन दे रहा है, तो ऑर्गन देने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो वो हो सके तो जुड़वे होने चाहिए। अगर जुड़वे लोग एक दूसरे को ऑर्गन दे तो सबसे ज्यादा उसका क्या होता है, सक्सेस रेट होता है कि अगर कोई जुड़वा व्यक्ति है तो अगर वो ऑर्गन दे तो उसका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा होता है। अगर नहीं है तो भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, या माँ हो सकती है, या पिता हो सकते हैं। अगर इनसे भी नहीं मिल रहा है तो कुछ सगे संबंधी, इन सभी को देखा जाता है ऑर्गन डोनेशन में। ऑर्गन डोनेशन में सबसे पहले हम ऑर्गन मैच कराते हैं, टिश्यू मैच कराते हैं कि टिश्यू मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, इन सभी चीजों को हम देख रहे होते हैं। और उसके बाद एक व्यक्ति का ऑर्गन दूसरे व्यक्ति में डालते हैं, उसकी परमिशन, उसके कंसेंट के सहायता से। उनके, हालांकि एनसीईआरटी में लिख दिया मे बी का क्या मतलब है, अगर मैं नहीं चाहता हूं तो आप मेरा ऑर्गन कैसे ले सकते हैं, अगर मैं नहीं चाहता हूं आप मेरा ऑर्गन ले तो आप कैसे जबरदस्ती ले लीजिए, मे बी। तो कंसेंट के साथ लिया जाता है कि आप साइन कीजिए कि हम अपना ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं, फला व्यक्ति को हम डोनेट करना चाहते हैं, डोनेट कर रहे हैं, अपना एक ऑर्गन दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कुछ काट कर भी दिया जा सकता है, जैसे लीवर का छोटा सा हिस्सा अगर किसी का गड़बड़ है तो वो हिस्सा मिल जाएगा। अच्छा, लीवर रीजनरेट भी कर जाती है, अगर लीवर का कुछ हिस्सा काट भी दिया जाए तो लीवर रीजनरेट कर जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने समझ लिया। इसके बाद हमारा पूरा जो लाइफ प्रोसेस है एकदम कॉन्सेप्चुअल वे में खत्म होगा और खत्म हो गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे
रिप्रोडक्शन को और अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जेनेटिक्स पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा जेनेटिक्स पढ़ के। और फरवरी हो रहा है और फरवरी होते होते देखिए हमारा पूरा 10th का बायो खत्म हो गया, 10th का पूरा बायो ही खत्म हो गया। इसके बाद कुछ है ही नहीं पढ़ने को 10th में। बायो में कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने समझ लिया। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा, मुझे इतनी देर तक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। लव यू, बाय।